माँ का हक। बहुत देर से ऊपर स्टोर रूम में बैठी हुई कमला जी किसी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्हें किसी के आने की आहट मिलती है, भूख प्यास से बिलख रही कमला जी ने जब अपने दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनी, तो जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पूरे 20 घंटे से ऊपर हो गए थे कमला जी को कमरे में बंद किए हुए। जब बेटे ने दरवाजा खोला तो रोती हुई कमला जी ने बेटे के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा, इतना भी जुल्म मत कर मुझ पर। अपने पेट से जन्म दिया है मैंने तुझे। कुछ तो तरस खा मुझ बुढ़िया पर। बड़ी भूख लगी है इस पापी पेट में, अब नहीं रहा जाता। रात की बची हुई बासी रोटी ही दे दे। कमला जी की यह बात सुनकर बेटा गुस्से में रसोई में गया और कल के रखे हुए बासी चावल ऊपर लेकर आ गया। उसने रात के बचे बासी चावल जो पूरी तरह से खराब हो चुके थे, कमला जी के आगे लगभग पटकते हुए कहा, ये ले बुढ़िया, खा ले। 2 दिन की भूखी कमला जी ने पेट की आग बुझाने के लिए वह बासी चावल ही खा लिए। उन्होंने चावल तो खा लिए, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। वह थाली को रसोई में ले जाकर धोने लगी कि तभी बासी चावल खाने की वजह से उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गईं। बहू अंदर से गुस्से में आग बबूला होते हुए रसोई में आई और कमला जी का हाथ पकड़कर बाहर आंगन में धक्का देते हुए बोली, बुढ़िया, किसने कहा था इतना खाने के लिए कि जो मुंह से बाहर आ रहा है? रसोई में भी गंदगी फैला दी। तुम्हें पता है मुझे अपने घर में गंदगी जरा सी भी पसंद नहीं है, और तुमने तो पूरी रसोई में ही गंदगी कर दी। पैर रखने तक की जगह नहीं है। अब जल्दी से इसको साफ करो, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू, गुस्सा मत करो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कमला जी डरते डरते बहू से बोली। बेचारी कमला जी ने जो खोया था वह भी पेट से निकल गया। बहू के डर से कमला जी अपनी हालत को छोड़कर रसोई को साफ करने में लग गई। रसोई साफ करते करते वह पूरी तरह से थक गई थी। बहू से एक गिलास पानी मांगा तो चिल्लाते हुए बोली, खुद पानी भरकर पी लो, मैं तुम्हें पानी नहीं देने वाली हूँ। और तुमने मुझे पानी मांगने की हिम्मत भी कैसे की? रसोई साफ करने के बाद वह अपने स्टोर रूम में वापस आकर बैठ गई। बेटे बहू ने कमला जी को एक छोटा सा स्टोर रूम दिया था रहने के लिए, जिसमें एक बल्ब भी नहीं था। कमला जी इस स्टोर रूम में पड़ी रहती। दिन के समय में भी कमरे में अंधेरा छाया रहता था। स्टोर रूम कबाड़ खाने से भरा हुआ था। उसमें एक चारपाई भी ढंग से नहीं आती थी। कई बार कमला जी ने अपने बेटे से बल्ब लगाने के लिए बोला था, बेटा, मेरे इस कमरे में एक छोटा सा बल्ब लगा दो, जो रात में चलने फिरने में परेशानी होती है। तो बेटा इतनी सी बात पर ही भड़क गया। माँ, तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं। बेकार में मेरा दिमाग खराब मत करो। चुपचाप अंधेरे में ही पड़ी रहो। कौन सा इस कमरे में रहकर तुम्हें सिलाई बुनाई करनी है? चुपचाप से चारपाई पर पड़ी रहना। बेकार में बल्ब लगवाकर बिजली का बिल मत बढ़ाओ। माँ को उल्टा सीधा बोलकर सुनील वहां से चला गया। कमला जी अपने बेटे की बातों से दुखी होकर अपने पति सोहन लाल जी की तस्वीर के सामने बैठ गई और अपने अतीत के पन्नों में खो गई। कमला जी का एक खुशहाल परिवार था। मैं अपने पति और 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। बड़ा बेटा सुनील और छोटी बेटी सुमना दोनों की ही शादी सोहन लाल जी ने अपने रहते ही कर दी थी। सोहन लाल जी बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। सब लोग उनका बहुत ही सम्मान किया करते थे। उनका निधन अभी कुछ साल पहले ही हुआ था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने चला गया था। बेटी भी अपने परिवार की हो गई थी। पति की मौत और बेटे के शहर जाने के बाद कमला जी अपने घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनकी बेटी का ससुराल भी दूर था, लेकिन फिर भी सुमना अपनी माँ से मिलने आती जाती रहती थी। लेकिन अब उसे भी मायके आए काफी समय हो गया था, क्योंकि उसके भी सास ससुर की तबीयत खराब रहती थी, जिस कारण से सुमना को मायके आने का समय नहीं मिल पाता था।
सोहनलाल जी के निधन के बाद सुनील रिश्तेदारों के कहने पर अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया, क्योंकि गांव में अब कोई उनकी देखरेख करने वाला भी नहीं था। जब दोनों दंपति थे तो आपस में जैसे तैसे रह लेते थे। शहर आने से पहले कमला जी ने बेटे के कहने पर अपना गांव वाला मकान भी बेच दिया। घर काफी बड़ा था तो रकम भी खूब अच्छी मिली थी, जिसे बेटे बहू ने कमला जी से लेकर अपने पास रख लिया। कमला जी ने भी अपने बेटे बहू पर भरोसा करके पैसों से भरा बैग बेटे के हाथों में सौंप दिया। पैसा हाथ में आते ही बेटे बहू की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बीते, सुनील अपनी माँ को शहर तो ले आया था, मगर उसकी पत्नी रोज कमला जी पर किसी न किसी बात को लेकर हमेशा ताने मारती रहती थी। एक दिन कमला जी ने बहू से दलिया बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। रोटी दांतों से चबाई नहीं जा रही थी। माँ जी, जो घर में बना है वही चुपचाप खा लो। तुम्हारे लिए अगर अलग से मैं रसोई चढ़ाने नहीं बैठ रही हूँ। जब देखो तब अपनी नई नई फरमाइशें बताती रहती हो। अगर दांत में दर्द हो रहा है तो एक दिन खाना नहीं खाओगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हट्टी कट्टी तो हो। जब घर में सबके लिए बनता है वह खाना है तो खा लो, वरना अपनी कोठरी में चुपचाप जाकर बैठ जाओ। तभी बेटा भी बोला, माँ क्यों परेशान कर रही हो अपनी बहू को? सारे दिन खटिया में पड़ी पड़ी हुक्म चलाती रहती हो। यहाँ किसी के लिए अलग से खाना नहीं बनेगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में जाकर बैठ गईं। शहर में बेटे के घर में कमला जी को ना तो 2 वक्त का खाना नसीब था और ना ही रहने के लिए जगह ढंग थी। जब से शहर आई थी तब से एक ही छोटे स्टोर रूम में उनका ठिकाना था। आज वह अपने गांव वाले घर को बेचकर पछता रही थी। अगर आज उनका अपना गांव का घर होता तो वह कब की वहां चली जाती, लेकिन अब जाए भी तो कहाँ? कोई ठिकाना भी तो नहीं था। अब जैसे तैसे बेटे बहू के साथ घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ रहा था। कुछ दिन तक तो कमला जी को इसी तरह से दिन काट रहे थे, लेकिन अब तो बहू ने कमला जी पर और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिए थे। उनसे घर के सारे काम करवाने लगी। कमला जी को बस घर की कामवाली बनाकर रख दिया था। अब पति तो था नहीं और बेटा भी पत्नी का होकर रह गया था। उसे भी माँ की कोई परवाह नहीं थी। 2 दिन बाद सोहनलाल जी की बरसी थी। आज उन्हें गुजरे हुए पूरे 4 साल हो गए थे। इन 4 सालों में एक बार भी बेटे बहू ने पिता की बरसी मनाने की बात तो दूर, एक छोटा सा हवन भी उनकी आत्मा की शांति के लिए नहीं कराया। पति को याद करते हुए आज कमला जी फूट फूट कर रो रही थी। तभी बहू गुस्से से लाल होती हुई कमरे में आई और बोली, कब तक यहाँ बैठकर आंसू बहाती रहोगी? हमें भी पता है 2 दिन बाद तुम्हारे पति की बरसी है। घर में अशगुन फैलाना शुरू कर दिया है। अब उठो, यहाँ से किचन में झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दो और उसके बाद मेरे लिए 1 कप कॉफी बना देना। कहते हुए बहू वहां से चली गई। बेचारी कमला जी बहू का ऑर्डर सुनकर चुपचाप रसोई में चली गई। बेटे को माँ की जरूरत नहीं थी और बहू को घर में फ्री फंड की कामवाली मिली थी। नौकरों जैसे काम बहू कमला जी से करवाती थी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी, किंतु फिर भी कमला जी को घर के सारे काम करने पड़ते थे, क्योंकि उनके सामने दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। अगर कमला जी काम करने को मना करती तो बहू उन्हें बंद करके भूखी रखती और कभी कभी तो उन पर हाथ भी उठा देती। इसी डर की वजह से कमला जी शरीर में न जान होते हुए भी जैसे तैसे घर के कामों में लगी रहती। 2 दिन बाद सोहनलाल जी की बरसी थी। सुमना का अपनी माँ से मिलना नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा कि पिताजी की बरसी पर ही चली जाऊं और माँ से भी मिल लूंगी। बहुत समय से माँ से नहीं मिली हूँ। यही सोचकर सुमना अपने ससुराल से मायके के लिए निकल पड़ी। इधर कमला जी मन ही मन अपने पति को याद करके बहुत दुखी थी। बड़ी हिम्मत करके अपने बेटे से बोली, बेटा आज तेरे पिताजी की बरसी है। पूरे 5-4 साल हो गए उन्हें भगवान के पास गए।
तुमसे एक विनती है, आज अपने पिता की बरसी पर एक छोटा सा हवन करा दो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना सुनते ही बहू कमला जी की तरफ घूरते हुए बोली, बुढ़िया, हमारे अपने खर्च क्या कम है जो तुम्हारे मरे हुए पति की बरसी मनाकर अपना खर्च बढ़ाएं। बहू, ऐसा तो मत बोलो। एक हवन करने और 2 ब्राह्मणों को भोजन कराने से तुम्हारा कुछ घट तो नहीं जाएगा। कौन सा भोज कराने को कह रही हूँ? सब कुछ तो छोड़ गए थे मेरे पति, क्या उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? फिर बेटा बोला, बुढ़िया, एक बार मना कर दिया ना, यहाँ कोई हवन नहीं होगा, फिर क्यों एक ही बात को बार बार बोले जा रही हो? बहू गुस्से में बोली, यह बुढ़िया ऐसे चुप नहीं होगी। बहू ने पीछे से कमला जी की चोटी पकड़ी और इन्हें स्टोर रूम की तरफ बड़ी जोर का धक्का दे दिया। बेचारी कमला जी का सर बहुत जोरों से दीवार में जाकर लड़ा और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी, सर खून से बहने लगा। तभी सुमना भी वहां आ चुकी थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी। अपनी माँ को इतनी बुरी तरह हालत में देखकर सुमना की आंखों में आंसू आ गए। वह यह सब बर्दाश्त न कर पाई और उसने आओ देखा न ताओ अपनी भाभी के मुंह पर जोरदार 2 थप्पड़ लगा दिए। सुमना गुस्से से एकदम लाल थी। सुनील जब देखता है कि उसकी बहन ने उसकी पत्नी को थप्पड़ लगाया है, तो अपनी बहन से गुस्साते हुए कहता है, यह तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की? सुमना गुस्से से तमतमाते हुए कहती है, और तुम्हारी पत्नी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की ऐसी हालत करने की, उनको धक्का देने की? देखा नहीं मेरी माँ का क्या हाल हो गया है? और सुनील की तरफ बढ़ते हुए बोली, खबरदार, जो एक शब्द भी मुंह से निकला, अभी तो थप्पड़ ही लगी है। अभी आगे देखते जाओ क्या क्या होना बाकी है। गांव का घर बेचकर माँ को यहाँ शहर में लाकर किस तरह की सेवा हो रही है, यह तो आज मैंने देख लिया है। पिता की बरसी मनाने की बजाय पत्नी से मन को पिटवा रहे हो, तो होती कौन है हमें ज्ञान देने वाली? माँ हमारे पास रहती है, हम चाहे कैसे भी रखें, तेरा कोई मतलब नहीं। सुनील सुमना को उंगली दिखाते हुए बोला, मतलब कैसे नहीं है? मेरा इसी माँ के पेट से मैंने भी जन्म लिया है, और इसी माँ की कसम, अब तुम्हारे साथ जो होगा तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हुए सुमना ने पुलिस को फोन की मिला दिया और अपने भाई भाभी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस का नाम सुनते ही सुनील और उसकी पत्नी के रूह कांप गए। हड़बड़ाते हुए सुनील बोला, सपना, यह सब क्या है? पुलिस कंप्लेंट क्यों की? सुमना बोली, भैया, जो तुमने माँ के साथ किया है उसकी सजा तो तुम्हें पुलिस ही देगी। सुनील और उसकी पत्नी दोनों सुमना के आगे प्लीज प्लीज कर रहे थे, पुलिस को यहाँ मत बुलाओ, अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, हम माँ से माफी मांग लेंगे। कहते हुए दोनों कमला जी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। कमला जी बोली, मुझसे माफी की कोई उम्मीद मत रख, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज तक जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वह माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। माँ, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। कहते हुए बेटे बहू ने कमला जी के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कमला जी ने भी बेटे बहू को माफ नहीं किया। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के पूछे जाने पर कमला जी ने शहर आने से लेकर अब तक की सारी बातें पुलिस को बता दी। कमला जी पर अत्याचार करने में, उनके साथ मारपीट करने के जुल्म में भी पुलिस और सुनील और उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गई। फिर सुमन अपनी माँ को एक मंदिर में ले गई, जहाँ उसने अपने पिताजी की बरसी के नाम का एक छोटा सा हवन कराया और कुछ गरीब बच्चों को खाना भी खिलाया। घर तो कमला जी का पहले ही बिक चुका था, इसलिए सुमन अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले गई। सास ससुर के साथ साथ अपनी माँ की भी सेवा कर रही थी। जो सुख कभी बेटे ने नहीं दिए, आज वह सुख सारे सुमना जी को वह दे रही थी। कुछ महीनों की सजा काटने के बाद सुनील और उसकी पत्नी अपने घर वापस आ गए। उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, बुढ़िया से भी पीछा छूट गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक दिन दरवाजे पर कोई घंटी बजाता है। सुनील बाहर जाकर देखता है, कुरियर वाला था। जब वह उस कुरियर को खोलता है तो पढ़कर चौंक जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है,
कि गांव में सोहन लाल जी की जो भी खेती है उस पर कमला जी का अधिकार है। कमला जी चाहे तो उस खेती को बेचे या अपने पास रखे, यह उनकी मर्जी है। और कमला जी के हिस्से की जितनी भी जमीन है और अपनी जमीन को बेचना चाहती हैं। गांव की जमीन को बेचने का सुनकर बेटे बहू के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह भागे भागे सुमना के घर गए और सुमना से कहती हैं, यह तुमने क्या किया है? माँ के हिस्से की जितनी भी जमीन है तुम बेच क्यों रही हो? गांव की जमीन को मत बेचो, मैं माँ को अपने पास ले जाकर अच्छे से रखूंगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस बार सुमना कुछ ना बोलकर कमला जी से कहती है, बेटा तुमने मेरा गांव का घर तो पहले ही बेच दिया। गांव के घर को बेचकर तुम अपने साथ शहर ले आए और शहर लाकर मेरे साथ कैसा व्यवहार किया यह तो सबको पता है। और अब तो मैं पूरी जिंदगी भरोसा नहीं कर सकती। मेरे साथ तुमने जो व्यवहार किया है उससे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एक एक रोटी के लिए तरसा दिया, अपने पिता की जमीन कभी भी पैसा ले लिया, घर को बेचकर सारे पैसे अपने पास रख लिए, लेकिन माँ के प्रति क्या फर्ज है यह तुम भूल गए। 2 रोटी देने में भी तुम्हें आफत आई थी, तो अब तुम मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद ही भी मत लगा लेना। मैं अपनी जमीन को बेचकर अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटूंगी। और हाँ, आज मैंने तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए घर में ब्राह्मणों का भोज रखा है। अब जब घर तक आ ही गई हो तो भोज करके जाना। सुमन कहती है, माँ को तो जीते तुम पेट भर नहीं खिला सके। माँ पिता के भोज पर भाई और भाभी का कोई अधिकार नहीं है। जिस बेटे ने आपको जीते जी इतना दुख दिया है, आपको एक एक रोटी के लिए तरसाया है, आपके साथ मारपीट की है, ऐसे बेटे को भोज तो क्या प्रसाद देने का भी तिनका नहीं मिलेगा। अब निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो फिर से पुलिस को बुलाकर धक्के मार कर निकलवाऊंगी। और दोबारा से कभी मेरी माँ से मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या लगा था, पिताजी चले गए तो माँ को अब कोई नहीं है। भले ही तुम साथ ना दो, पर मैं पूरी जिंदगी अपनी माँ का साथ दूंगी और उन्हें अपने साथ रखूंगी, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। अब जल्दी से निकल रहे हो या बुलाऊं पुलिस को? कमला जी और सुमन की बातों को सुनकर बेटी बहू अपना सब मुंह लेकर घर से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे समाज की यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बेटे बहू अपने माँ बाप का सब कुछ ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हीं माँ बाप को जरूरत पड़ने या बुढ़ापे पर बैठकर पेट भर खाना भी नहीं खिला पाते। उन्हें घर में बैठे हुए बूढ़े माँ बाप बोझ के समान लगते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप खुशी खुशी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों की बारी आती है तो माँ बाप के लिए उन्हें चंद पैसे खर्च करना भी फिजूल लगता है। प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोलते। आज के बच्चे यह क्यों भूल जाते हैं? समय हमेशा परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता। अगर आज तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो कल तुम भी बूढ़े होगे। हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और बुढ़ापे पर उनकी देखरेख करनी चाहिए। थोड़ा सा समय निकालकर उनके साथ बैठकर अगर बातें कर लोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।